कहानी एक युवा की, कहानी एक लड़के की, कहानी एक अभ्यर्थी की, उसके संघर्ष की, उसके बनने की, गिरने की, उठने की और अंततः सफल होने की। कहानी उन हजारों सपनों की जिस सपने को जीने के लिए लोग दिल्ली आते हैं और किस प्रकार वे सपने को प्राप्त करते हैं। कहानी एक यूपीएससी एस्पिरेंट की। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है अलमीरा से झांकती किताब में। आज हम चर्चा करेंगे जिस अभ्यर्थी की, जिस पुस्तक की। उसके लेखक हैं साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से पुरस्कृत लेखक जिनका नाम है नीलोत्पल मृणाल। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो प्रत्येक सिविल अभ्यर्थियों के लिए एक वरदान के रूप में है, शुरू से लेकर अंत तक, घर से निकलकर 12वीं करने से लेकर अंततः सिविल सेवा में चयनित होने तक का सफ़र कितना संघर्षरत होता है, कितनी संघर्ष उसमें शामिल होती है, उन सब चीज़ों का इसमें मेल है। निहायत देसी फक्कड़ भाषा में लिखा गया यह जो उपन्यास है, अपने आप से जुड़ने का, पूर्वांचल के हजारों अभ्यर्थियों के सपने को साकार करने की एक कहानी है जिसका नाम है डार्क हॉर्स, एक अनकही दास्तां। यह जो पुस्तक है काफ़ी लोकप्रिय है। इस पुस्तक के बारे में लिखती है हिंदुस्तान अखबार कि पहले ही कृति से साहित्य जगत में छा गए नीलोत्पल। दैनिक जागरण लिखती है कि डार्क हॉर्स में पूर्वांचल से आए युवाओं के जीवन संघर्ष के हर लम्हे को नीलोत्पल ने अपनी झक्कास हिंदी में उतारने की चेष्टा की है। आउटलुक लिखता है कि लेखन की यह एक नई हुमक है। पद्मश्री ज्ञान चतुर्वेदी लिखते हैं कि व्यंग्य की भाषा पर ऐसी सहज पकड़ और उपन्यास लिखने की तकनीक पर ऐसा अधिकार कि मैं चकित रह गया। चित्रा मुदगल लिखती हैं कि बेहद दिलचस्प उपन्यास। अपने पहले ही उपन्यास में नीलोत्पल ने बड़ा साहस दिखाते हुए बेबाकी से यथार्थ की तलछट को कुरेदते हुए एक ऐसी दुनिया का सच लिखा है जिस पर पहले कभी इतना नहीं लिखा गया था। पद्मश्री मालिनी अवस्थी लिखते हैं कि संघर्ष, वक्त और आत्ममंथन से निखरे नीलोत्पल ने अपने अनुभव को निचोड़कर एक रोचक कथा बुन डाली है जो वास्तव में अनगिनत सपनों की अनकही सच्ची कहानियां हैं, जिसे पढ़कर आपको लगेगा कि मानो आप मुखर्जी नगर को किसी 3 मंजिले की खिड़की से सभी पात्रों को खुद देख रहे हों। निशांत जैन जो कि हिंदी माध्यम से IAS टॉपर रहे हैं, वो लिखते हैं कि हर सिविल सेवा अभ्यर्थी के संघर्ष की कहानी है यह जो पुस्तक जिसका नाम है डार्क हॉर्स। तो यह हिंद युग में से प्रकाशित हुई है, आप भी इसे पढ़ सकते हैं। आइए हम इसके कुछ प्रमुख बिंदुओं पर इसकी भूमिका सहित बात करते हैं ताकि हम इस चीज़ को जान पाएँ, आप भी पढ़ पाएँ। तो हम प्रत्येक सप्ताह इन पुस्तकों पर कुछ पुस्तकों पर चर्चा करेंगे और जान पाएँ, और आप भी इस चीज़ को पढ़ें और इस ज्ञान की परंपरा को, इस सोच की परंपरा को, इस विचार की परंपरा को हम आगे बढ़ाएं और हमारे इस YouTube चैनल से आप जुड़े भी और इसे भी आगे बढ़ाएं। तो देखते हैं नीलोत्पल मृणाल के बारे में है कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित नीलोत्पल मृणाल 21वीं सदी के सर्वाधिक हिंदी जगत के लोकप्रिय लेखकों में से हैं, जिनमें कलम के साथ साथ राजनैतिक और सामाजिक मुद्दों पर जमीनी रूप से लड़ने का तेवर भी है। इसलिए इनके लेखन में भी सामाजिक विषमताएं, विडंबनाएं और आपसी संघर्ष बहुत स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। लेखन के अलावा लोक गायन और कविताई में बराबर गति रखने वाले नीलोत्पल ने अपने 3 उपन्यासों, जिसमें प्रथम और सर्वाधिक चर्चित, जिस पर साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार भी मिला, वह डार्क हॉर्स, उसके बाद औघड़ और यार जादूगर के माध्यम से हिंदी पठनीयता के संसार को नया वितान दिया है। भूमिका में लिखते हैं कि संभवतः जिस उम्र में आदमी के पास सबसे अधिक ऊर्जा रहती है, कुछ करने का पुरजोर उत्साह होता है और दुनिया को देखने समझने की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा होती है, मैंने अपने जीवन का वह सबसे चमकदार और दौर जो है IAS की तैयारी, जिसको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहते हैं, के लिए मुखर्जी नगर में गुजार दिया। लिहाजा यह तो तय था कि मैंने यहाँ की दुनिया, तैयारी के ताने बाने, यहाँ की ज़िंदगी को नज़दीक से देखा और बड़ी बारीकी से समझने की कोशिश भी की। शायद यही कारण रहा होगा कि मैंने अपने पहले उपन्यास में यहाँ की ज़िंदगी को पन्ने पर उतारना सही समझा। मैं किसी और के कहने से पहले अपनी ओर से ही ये दावा करता हूँ कि मैंने इस उपन्यास के रूप में कोई साहित्य नहीं रचा है,
बल्कि सच कहता हूँ कि मैंने तो साहित्य सराहना और आलोचना से मुक्त, बिना किसी शास्त्रीयता कसौटी, जो शास्त्रीय कसौटी है उसकी चिंता किए, बस जो आंखों से देखा, अनुभव से सुना, उसे ही गूंथ कर एक कहानी बुन डाली है। एक ऐसी जमात की कहानी जिनके साकार सपनों की चमक तो सब देखते हैं और उनके लिए प्रशस्तियाँ लिखी जाती हैं, लेकिन इस सपने को हकीकत में बदलने के बीच वे कितनी पहाड़ चढ़ते हैं, कितने दरिया पार होते हैं, कितने पाताल धंसते हैं और कितने रेगिस्तान भटकते हैं। इस पर अब तक बहुत कुछ लिखा जाना बाकी था, मैंने बस वही सच लिखा है। इसे लिखने में मैं अपनी कल्पना से कुछ और भी उधार नहीं लिया, जो कुछ अनुभव ने जमा कर रखा था उसी से उपन्यास रच डाला। अब यह पाठकों को ही तय करना है कि इसमें साहित्य कितना है और एक ज़िंदगी की सच्ची कहानी कितनी है। उपन्यास की भाषा को लेकर कहना चाहूँगा कि कहीं कहीं कुछ शब्द आपको अखर सकते हैं। अखरना यानी आपको लग सकता है कि ये किस प्रकार के शब्द का प्रयोग है, और भाषाई शुचिता के पहरेदार नाक भौं भी सिकोड़ सकते हैं। पर मैंने भाषा के संदर्भ में सत्य को चुना। मर्यादा भी इसी में बचनी थी कि मैं सत्य को ही चुनूं। सो मैंने पात्रों को उनकी स्वाभाविक भाषा बोलने दी। मैंने उन्हें जरा भी आंख नहीं दिखाई और उनके कहे गर्दन पर गांठ कलम चलाता रहा। इसलिए यह साफ कर रहा हूं कि किसी भी अच्छी बुरी भाषा के लिए मैं नहीं, बल्कि मेरे पात्र जिम्मेदार हैं, जिनसे आप खुद ही आगे मिलेंगे। एक बात उपन्यास के शीर्षक पर भी कहूँगा। संभव है कि यह सवाल मन में आए कि हिंदी के उपन्यास का नाम अंग्रेजी में क्यों। इस बारे में बस इतना कहना है कि वैश्वीकरण के इस दौर में पूरी दुनिया एक दूसरे के करीब आ गई है। न केवल खान पान और पहनावे, बल्कि मनोरंजन और साहित्य के स्तर पर भी आदान प्रदान जारी है। ऐसे में एक दूसरे की भाषाओं के शब्दों का स्वागत होना चाहिए। हर भाषा को दूसरी भाषा के शब्द सीखने चाहिए और चखने चाहिए। जो पचने लायक होगा वो हजम हो जाएगा और जो अपच होगा तो उगल दिया जाएगा। इसी क्रम में हिंदी में ऐसे कई अंग्रेजी शब्द हैं जो सहज रूप से प्रयुक्त होते हैं। इसे भाषाई स्वाभिमान का मुद्दा न बनाया जाए। इस मामले में थोड़ा लचीलापन अपनाना भाषा को समृद्ध ही करेगा। यानी भाषा जो बहता नीर के रूप में देखते हैं, तो भाषाएं एक दूसरे से शब्दों को आपस में उधार भी लेती है और प्रदान भी करती है। तो भाषा जो है एक बहता हुआ नीर है, जल है, जिसमें कई भाषाओं के, बोलियों के शब्द आकर जुड़ते जाते हैं। यही बात नीलोत्पल जी अपने उपन्यास में करते हैं। इसे भाषाई स्वाभिमान का मुद्दा न बनाया जाए। इस मामले में थोड़ा लचीलापन अपनाना भाषा को समृद्ध ही करेगा। रही बात डार्क हॉर्स के नाम के इस कथानक के संबंध की, तो भूमिका में नहीं बताऊंगा। इसके लिए तो आपको यह उपन्यास पढ़ना होगा। अंत में यही चाहूँगा कि इस उपन्यास को इस कसौटी पर न कसा जाए इसे किसने लिखा है और क्यों लिखा है, बल्कि इसे इसलिए पढ़ा जाए कि किस विषय पर लिखा गया है और कितना सच लिखा गया है। मेरे गुरु रजनीश राज की प्रेरणा, मित्र जय गोविंद, निशित और नवीन के निरंतर सहयोग ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। धन्यवाद नीलोत्पल मृणाल। इसके बारे में कुछ लिखते हैं मिथिलेश मिश्र हैं, IAS बिहार कैडर के। लिखते हैं कि डार्क हॉर्स का कथानक मात्र एक कल्पना न होकर सिविल सेवा की तैयारी कर रहे छात्रों में से हर एक की आत्मकथा है, जिसमें तैयारी से जुड़ा हर एक पहलू, चाहे कोचिंग हो या अखबार या टिफिन का डिब्बा या नेहरू विहार, गांधी विहार, सब कुछ अपने को बेबाक तरीके से हमारे सामने के पृष्ठभूमि में खोलकर रख दिया है। यह उपन्यास उनकी जुबानी है जो यह जानना चाहते हैं कि सफलता कैसे पाएं, और कहानी है उनकी जो सफलता पा ही लेते हैं, अंधेरी घाटियों से गुजरकर उजाले के शिखर तक। शुभकामना डार्क हॉर्स। कुमार प्रशांत लिखते हैं, IAS उत्तर प्रदेश कैडर के, कि मुखर्जी नगर में अपनी तैयारी के दौरान जैसा संघर्ष किया, जो देखा, जो कुछ भुगता, वह सब इस उपन्यास के रूप में पढ़ रहा हूँ। यहाँ की मस्ती, यहाँ की बौद्धिकता, यहाँ का तनाव, भटकाव और फिर उन्हीं के बीच से किसी का सफल और किसी का असफल होना, सब कुछ एक संवेदनशील लेखक के रूप में समेटने में कामयाब रहे हैं नीलोत्पल। बधाई हो डार्क हॉर्स। आस्तिक पांडे लिखते हैं, महाराष्ट्र कैडर के, कि सर्वप्रथम नीलोत्पल को बधाई, ये उपन्यास लिखने के लिए। इतना बढ़िया लिखा, पूरे मुखर्जी नगर की ज़िंदगी बयान कर दिया आपने। कुछ पिछले दिन याद आए, कुछ छूटे हुए लोग याद आए, कभी मन गुदगुदाया तो कभी आंखों में आंसू भी आ गए। डार्क हॉर्स को जरूर पढ़ना चाहिए। शुभकामना आपको।
अभिषेक सिंह लिखते हैं आईएएस मध्य प्रदेश कैडर के कि सच में मज़ा आ गया पढ़कर। डार्क हॉर्स केवल उपन्यास नहीं है बल्कि हम सबके यथार्थ की कहानी है, जो सफल होकर निकल आए हैं और जो मुखर्जी नगर में सफलता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसे पढ़ते हुए मैं जैसे अपने पुराने दिनों में खो गया। हर पहलू का बड़ा सूक्ष्म और मज़ेदार ढंग से जिक्र है इसमें। मुझे खुशी है कि हमारे बीच से निकले किसी साहित्यकार की कलम से लाखों अभ्यर्थियों की ज़िंदगी की यह रोचक जो दुनिया है यह पन्नों पर उतरी है। बहुत बहुत बधाई नीलोत्पल भाई। अभिषेक सिंह। राजीव रंजन गिरी जो कि युवा आलोचक एवं लेखक हैं, लिखते हैं कि हिंदी उर्दू इलाकों में लोगों की हसरत होती है अपने बच्चों को आईएएस बनाना। अगर यह मुमकिन नहीं तो प्रशासनिक पदानुक्रम का कोई सोपान हासिल करना। सामाजिक सम्मान और आर्थिक सुरक्षा के लिए प्रशासनिक पद साधन हैं और साध्य भी। इस हसरत को यथार्थ बनाने के द्वंद्व में जीवन का बहुलांश बीत जाता है। न सिर्फ अभ्यर्थी बल्कि उसके परिवार एवं रिश्तेदार इस द्वंद्व में गुनगुना एहसास करते हुए जीवन की तकलीफ़ें काट देते हैं। प्रतियोगियों की जद्दोजहद की माया नगरी का नाम है मुखर्जी नगर और इसकी परिधि पर बसा इलाका और यहाँ सपनों के लिए संघर्षरत युवाजनों का जीवन हिंदी कथाकारों की नज़रों से ओझल था। इस रोचक विषय पर नीलोत्पल मृणाल ने यह पठनीय उपन्यास लिखकर एक बड़ी कमी को दूर किया है। तो अब हमने इस उपन्यास के मुख्य बातों को जानी इसके पहले भाग को पढ़ते हैं। इसमें है कि अभी सुबह के 5 ही बजे थे, चिड़ियाँ चूं चूं कर रही थी, हल्का धुंधलापन छितरा हुआ था यानी फैला हुआ था। विनायक बाबू जल्दी जल्दी बदन पर सरसों का तेल घसे बाल्टी और लोटा लिए घर के सामने आंगनबाड़ी केंद्र के हाथे वाले चापानल पर पहुंच गए। वहां पहले से पड़ोस का मंगनू दतवन कर रहा था। विनायक बाबू ने बाल्टी रखते हुए कहा, तनी नलवा चलावा त मंगनू, झट से नहा लें, निकलना है। तभी अचानक खेत की तरफ सैर पर निकले ठाकुर जी, जो विनायक सिन्हा के स्कूल में साथी टीचर थे, की नज़र विनायक जी पर पड़ी। इतना बिहाने बिहाने स्नान ध्यान हो रहा है, कहाँ का जतरा है मास्टर साहब, कहाँ का जतरा है मास्टर साहब, खैनी रगड़ते हुए ठाकुर जी ने पूछा। विनायक बाबू तब तक 4 लोटा पानी डाल चुके थे। गमछा से पीठ पोंछते हुए बोले, हाँ आज तनी संतोष दिल्ली जा रहा है, वही स्टेशन छोड़ने जा रहे हैं, 10:30 का ट्रेन है विक्रमशिला। अभी ई भोरे भोरे दिल्ली? ठाकुर जी ने बड़े कौतूहल से पूछा। विनायक बाबू ने गीली लुंगी बदलते हुए कहा, हाँ बीए कर लिया, यहीं भागलपुर टीएनबी कॉलेज से कराए। अब बोला एमए पीएचडी का डिग्री जमा करके क्या होगा इस युग में, सो दिल्ली जाते हैं, आईएएस की तैयारी करेंगे। जितना दिन में लोग एमए करेगा, मन लगाई होंक के पढ़ दिया तो उतने दिन में आईएएस बन जाएगा। ठाकुर जी ने सहमति में सर हिलाते हुए कहा, वो बात तो ठीक है बोला, हाँ यहाँ कुछ भविष्य न है, खाली एमए बीए के पूछता है आजकल। हमारे शाहरू साहब भी यही किए, इन्हें बोकारो स्टील प्लांट में हैं, लड़का को बोकारो में पढ़ाए, अभी दिल्ली भेजे हैं आईएएस वाला में तैयारी करने। अरे महाराज सोचिए ना, आईएएस हो गया तो 3 पुस्त तार कर देगा हो विनायक बाबू। सुनते ही विनायक बाबू की आंखों में लाल बत्ती जल गई, चेहरे पर हंसी और रोमांच का मिश्रित भाव लिए खुद को सहज करते हुए बोले, देखिए अब इतना तो नहीं पता, लेकिन हाँ पढ़ने में ठीक है। बोला दिल्ली जाएंगे, हम बोले ठीक है, जो मन का हो करो, अपने भविष्य बनाओ। बोला दिल्ली जाएंगे, हम बोले ठीक है, जो मन का हो करो, अपना भविष्य बनाओ। अब आजकल का बच्चा बुतरू समझदार हो गया है ठाकुर जी, आप चीज़ नहीं थोप सकते हैं। हम भी बोले जाओ आईएएस का मन है तो करो, पैसा कौड़ी के चलते मन मत मारो। और ये बात तो आप ठीक ही बोले कि बन गया तो 3 पीढ़ी का कल्याण हो जाएगा। हाँ डॉक्टर बनकर आप अपना करियर बना सकते हैं, इंजीनियर बनकर आप अपना करियर बना सकते हैं, पर अगर आपने साथ साथ कई पीढ़ियों का करियर बनाना है तो आईएएस बनना होगा। यह एक सामान्य सोच थी जो हिंदी पट्टी के लगभग हर छोटे बड़े कस्बे या गांव में थी। शायद यह एक सफल लड़के की पीठ पर 3-4 पीढ़ियों की वैतरणी पार कराने की कल्पनाओं ने आईएएस को हर पढ़े लिखे परिवार का सपना बना दिया। वहाँ पुरवाई बहती तो उसमें भी आईएएस का नशा, पछिया बहता तो उसमें भी आईएएस का नशा, और नशा तो नशा था। आपस में बतियाते बतियाते ठाकुर जी भी विनायक जी के द्वार तक आ गए। आइए चाय पी के जाइएगा, विनायक बाबू बोले। भला क्यों ना चाय पिलाएं, आखिर सवेरे सवेरे जीवन का इतना अद्भुत और आनंद का चित्र खींच दिया था ठाकुर जी ने विनायक बाबू के मन में। लोग सुबह सुबह एक शुभ शब्द सुनने के लिए तरसते हैं, यहाँ तो ठाकुर जी ने महाशुभ बेला बोलकर
मन भर दिया था। 3 पुस्त तारने की शुभेच्छा। आह महाशुभ, ठाकुर जी बोले, लाइए पी लेते हैं। खेत की तरफ निकले थे, लेट हो रहा है, वापस स्कूलों निकलना है। ठाकुर जी ने कुछ किया न किया पर खेत के कादो कीचड़ से पहले अपनी सुबह मीठी कर ली थी। प्राइमरी का शिक्षक सुबह की 1 कप चाय से दिन भर फुर्ती रखने की अद्भुत क्षमता रखता है, जो अक्सर वह अपने घर पर नहीं पीता। चाय पीकर कप रखते हुए ठाकुर जी जाने के हुए, चलिए तैयार होइए आप भी विनायक बाबू, भगवान संतोष को जल्दी IAS बनाएं। हम लोगों का भी नाम ऊंचा होगा, गांव भी तर जाएगा। जाते जाते ठाकुर जी पूरे समाज और गांव के शान की जिम्मेदारी भी विनायक बाबू को देते गए थे, जो उन्हें अब संतोष को देना था। आइए आप जल्दी जल्दी कपड़ा लत्ता पहनिए, संतोष तैयार हो गया है। पत्नी कमला देवी की अंदर से आवाज़ आई। कमला देवी गठिया के रोग से पीड़ित थीं। सुबह 4 बजे ही उठकर जल्दी जल्दी लिट्टी बनाकर छान कर पैक कर दिया था। ठेकुआ और निमकी रात को ही बनाकर अलग से झोले में रख दिया था। काजू किशमिश छोहरा बादाम का पैकेट भी बैग में रख दिया था। देख लो सामान सब एक अच्छा से, कछु छूट तो नहीं है, माँ बोली। माँ के बोलते ही संतोष का जरूरी चीज़ों पर ध्यान गया। यहाँ मोबाइल का चार्जर रखे थे, कहाँ है? ईयरफोन देखे है कोई? संतोष बोला। माँ दूसरे कमरे से दोनों सामान लेकर आई और बोली, रख लो बढ़िया से, बाहर अकेले रहोगे, अपना सामान जिधर तिधर रखने वाला आदत छोड़ दो अब। संतोष ने मुस्कुराकर हाँ कहा। माँ फिर बोली, पहले टिकिया बढ़िया से रख लो ऊपर वाला जेब में। हाँ रख लिए हैं। संतोष एक बड़े बैग में किताब डालने लगा। किताब यहाँ से ढो के कितना ले जा रहे हो? वहाँ तो खरीदबे करोगे, यहाँ से दिल्ली ले जाने का क्या मतलब? विनायक बाबू अपना चश्मा पहनते हुए बोले। संतोष ने एक नज़र उनकी तरफ देखा और फिर किताबें ठूसते हुए कहा, पुराना वाला NCERT रख रहे हैं, वहाँ मुश्किल से मिलता है, खाली नया वाला ज़्यादा मिलता है, जबकि प्रश्न पुरानका से ही भिड़ता है। बेसिक तैयारी पुरनके से करना होता है। बेटे की तैयारी को लेकर यह समझदारी और लक्ष्य के प्रति अभी से इतनी गंभीरता देख विनायक बाबू एकदम रोमांचित और उसे दिल्ली भेजने के अपने निर्णय के प्रति आश्वस्त हो रहे थे। उन्हें लगने लगा था कि अभी रह रहकर आंखों में चमक जाने वाली लाल बत्ती जल्द ही आंखों से निकल उनके दरवाजे पर खड़ी होगी। तब तक माँ नाश्ते की थाली लेकर आ गई। जल्दी चलो से खा लो दो ठो पराठा भुजिया, पापा खा लिए हैं। संतोष ने जैसे तैसे 1.5 पराठा खाया और बैग झोला लेकर बाहर बरामदे वाले चौकी पर रखकर वुडलैंड के जूते पहनने लगा, जो उसने BA फाइनल के रिजल्ट के बाद अभी 3 महीने पहले ही खरीदे थे। विनायक बाबू अपने हीरो होंडा पोंछ सामान लगाकर फ़ोन पर बतिया रहे थे। माँ तब तक दही चीनी की कटोरी लेकर बाहर निकली। लो तनिषा दही खा लो, दही चीनी से जतरा बनता है। जतरा यानी जब किसी भी चीज़ नई चीज़ कहीं पे जाते हैं तो आपके मंगल कामना की जाती है, तो उसको हम जतरा के रूप में जानते हैं। सामान्य तौर पर इस देश में दही से दही बड़ा, लस्सी रायता के अलावा जतरा भी बनता है। यह दुनिया में और कहीं नहीं बनता। संतोष को दही एकदम पसंद नहीं था, कभी नहीं खाता था, पर जतरा के नाम पर 2 चम्मच खा लिया। जतरा बनने का अर्थ था यात्रा का शुभ होना। तब तक विनायक बाबू बैग को बाइक के पीछे बांध चुके थे। गांव डुमरी से भागलपुर रेलवे स्टेशन लगभग 40 किलोमीटर पड़ता था। सड़क ऐसी थी कि 1.5-2 घंटे तो लग ही जाते पहुंचने में। संतोष ने माँ के पाँव छुए, पीठ पर बैग लटकाया और बाइक पर विनायक बाबू के पीछे बैठ गया। 2 कदम आगे आते हुए माँ ने संतोष का सर सहलाते हुए कहा, देखना उदास मत होना, खूब पढ़ना बढ़िया से, यहाँ का चिंता एकदम नहीं करना, खर्चा के भी मत सोचना, सब भेजेंगे पापा, तुम बस जल्दी खुशखबरी देना। कहते हुए माँ का गला भर आया और आंखों से आंसुओं की धार फूट पड़ी, जो माँ ने घंटों से रोक रखा था। और इन आंसुओं में भी एक खुशी थी, एक उम्मीद थी। आखिर बेटे के भविष्य का सवाल था, कलेजे पर पत्थर रखना ही था। ये इस चीज़ को जब आप खुद समझ पाएंगे तो आपके अंदर रोम रोम खड़ा हो जाएगा। जिस चीज़ को मैं भी अनुभव कर पा रहा हूँ, तो आप अपनी बात को आपको बता रहा हूँ। इसमें दर्द तो था, पर ये बेटे के भविष्य की नींव में डाला गया पत्थर था, और वह फूल का पत्थर था। विनायक बाबू बाइक स्टार्ट कर चुके थे। चलो हम आते हैं छोड़ के, और हाँ आज दोपहर का खाना मत बनाइएगा, हमारा आने में लेट सवेर होगा, एगो काम है DSC ऑफिस में करते आएंगे। विनायक बाबू ने बाइक बढ़ाते हुए कहा, भला आज खाना क्या बनता? ऑफिस का काम तो बहाना था। आज न माँ को खाना धंसना था, न विनायक बाबू को कलेजे का टुकड़ा इतनी दूर जा रहा था, वह भी अकेले। बाइक घुर्र से धूल उड़ाते निकल गई। माँ देर तक गांव के मंदिर वाले चौराहे तक एकटक बाइक को जाते ताकती रही।
कुछ दूर निकलते ही विनायक बाबू ने बाइक की स्पीड धीमी कर संतोष से पूछा, एटीएम रख लिए हो? हाँ पापा, संतोष ने ऊपरी जेब पर हाथ टटोलते हुए कहा। दरमाहा वाला अकाउंट है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना का विनायक बाबू ने फिर स्पीड बढ़ा दी। रास्ते में सड़क किनारे एक ढाबे के पास विनायक बाबू ने बाइक रोक दी। यहाँ का पेड़ा बड़ा स्वादिष्ट होता है, 1 किलो बंधवा देते हैं, विनायक बाबू ने कहा। नहीं पापा, रहने दीजिए, चलिए जल्दी पहुँचना है, संतोष बोला। विनायक बाबू तब तक लपक कर दुकान पर पहुँच किलो भर पेड़े का ऑर्डर दे चुके थे। अरे रख लो, कितना भारी है खाना पीना, फिर कब आओगे? 6 महीना की साल भर। उधर दुकानदार पेड़े पैक कर रहा था। अरे भैया ज़रा ताज़ा वाला देना, विनायक बाबू दुकानदार से बोले। उधर संतोष ने आगे बढ़कर पेड़े लिए। इधर विनायक बाबू ने झट से लपककर बगल वाली गुमटी से खिल्ली पान ले ली। इस देश में अगर बेटे का जतरा दही चीनी से बनता है तो बाप का जतरा पान से बनता है। विनायक बाबू ने फिर दुकानदार को पैसा थमाया और बाइक स्टार्ट कर दोनों निकल गए। स्टेशन पहुंचते 10:15 बज चुके थे। बार हो रही उद्घोषणा से पता चल रहा था कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लग चुकी है। 10:30 में ट्रेन के खुलने का समय था। बाइक से झट उतर संतोष ने पीछे बंधे बड़े वाले बैग की रस्सी खोली। विनायक बाबू झोला लेकर आगे बढ़े। तब तक लगभग ऊंचे स्वर में संतोष ने कहा, पापा प्लेटफॉर्म टिकट ले लीजिए। विनायक बाबू पहले तो अनसुने ढंग से आगे बढ़े, फिर एक क्षण रुककर प्लेटफॉर्म टिकट काउंटर की तरफ चले गए। अपने बेटे के अंदर एक सजग और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक के गुण को देखकर, जो सजग और कर्तव्यनिष्ठ जो गुण है उसको देख करके वे मन ही मन प्रसन्न थे और बस इसी की लाज रखने प्लेटफॉर्म टिकट की लाइन में खड़े हो गए थे। वह तो घर का स्टेशन था, हमेशा का आना जाना था। यहाँ टिकट लेकर वे खुद की नज़र में कतई गिरना नहीं चाहते थे। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर विक्रमशिला खड़ी थी। दोनों प्लेटफॉर्म पर पहुँच गए। संतोष ने जेब से टिकट निकाला और देखते हुए बोला, S3 में है, 13 नंबर मिडिल बर्थ दिया है। सिविल सेवा की तैयारी करने वाले लड़के को जब भी कोई पिता स्टेशन छोड़ने जाता तो मानिए वह PSLV छोड़ने गया हो। खुशी, उत्साह, डर, संदेह, संभावना, सब तरह के भाव चेहरे पर एक साथ दिखते हैं। विनायक जी तुरंत हरकत में आ गए थे। झटपट चलते हुए S3 तक पहुंच गए। बोगी में चढ़े और 13 नंबर सीट के नीचे जाकर झोला सरका दिया। तब तक पीछे पीछे संतोष भी बैग लटकाए आ गया। विनायक बाबू ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, चलो सामान एडजस्ट हो गया, आराम से जाना, बिना किसी लाग लपेट में पड़े एकदम लक्ष्य बना के पढ़ो। काम भर जितना खर्च हो निकाल लेना, ATM तुमको दे ही दिए हैं। पूरा समाज का नज़र है, सबको दिखाना है कुछ करके। हम पैसे देने में कोई कमी नहीं करेंगे। तुम्हारा काम मेहनत है, इसमें कमी नहीं करना। असल में एक सिविल अभ्यर्थी बेटे और बाप के बीच रिश्ते का आधार इन्हीं 2 परम सत्य के आसपास मंडराता है। पिता पैसे को लेकर निश्चिंत करता है और बेटा परिणाम को लेकर। बेटे को खर्च चाहिए और पिता को परिणाम। ट्रेन खुलने का समय हो गया। संतोष ने पिता के पाँव छुए। पीठ पर एक जोरदार थौला वाला आशीर्वाद देते विनायक बाबू बोगी से बाहर की ओर निकलते हुए बोले, चलो जय गणेश, पहुंच के फ़ोन कर देना। हिंदी पट्टी के क्षेत्र में कोई पिता तब तक बेटे को गले नहीं लगाता जब तक कि वह खुद से कमाने खाने न लगे। ट्रेन की सीटी बजी। रेलगाड़ी धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से सरकने लगी। विनायक बाबू बाहर बाइक स्टार्ट कर निकल गए। तो हमने भूमिका को पढ़ा, नीलोत्पल मृणाल के बारे में कुछ बेसिक जानकारी को जाना और साथ ही साथ उपन्यास के इस महत्व के बारे में जाना। तो साथियों, इस उपन्यास को आप जरूर पढ़िए। इसी तरह से हम प्रत्येक सप्ताह किसी न किसी पुस्तक के बारे में चर्चा करेंगे। उस पुस्तक को आप पढ़िए, आगे बढ़िए और चीज़ों को अपने आप में उतारिए और एक विचारशील और एक तर्कशील समाज, एक संवेदनशील समाज बनाने में अपनी भूमिका को अपना निर्वहन करेंगे, अपनी भूमिका को बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।